नमस्कार। आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह चारण और आज की क्लास के अंदर हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 2 के कुछ टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड 2 क्लासें पूर्व में हम बना चुके हैं। तीसरी जो पार्ट है वो आज की क्लास के अंदर हम लेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने जनरल कैरेक्टर ऑफ फंजाई और उसके बारे में इनके थैलस स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास के अंदर हम जो फंजाई है तो फंजाई के अंदर किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में आज की क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो सामान्य तो जो फंजाई होती है उस फंजाई के अंदर देखिए, जैसे थैलस स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक कोई फंजाई होती है, जैसे स्लाइम मोल्ड्स हो गया या यीस्ट हो गया, इनकी कंप्लीट जो थैलस बॉडी होती है वो बनी होती है सिंगल सेल्स। तो ऐसी कंडीशन के अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर केवल और केवल रिप्रोडक्शन के अंदर कंप्लीट सेल है वो भाग लेती है। जब रिप्रोडक्शन के अंदर कंप्लीट सेल भाग लेती है तो ऐसे प्लांट बॉडी को अपन बोलते हैं होलोकार्पिक। एक शब्द होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णकाय फलित, पूर्णकाय फलित, या इसको बोलते हैं होलोकार्पिक। होलोकार्पिक इसका मतलब इसके अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर कंप्लीट प्लांट बॉडी है वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के अंदर भाग लेती है। ऐसे प्लांट बॉडी को अपन क्या बोलते हैं, या ऐसे फंजाई को अपन क्या बोलते हैं, पूर्णकाय फलित या होलोकार्पिक बोलते हैं। दूसरा एक होता है, इसको बोलते हैं अंशकाय फलित, अंशकाय फलित, या इसको यूकार्पिक कहते हैं। इसका मतलब जैसे बहुकोशिकीय या मल्टीसेल्युलर या जो माइसीलियम वाले कवक तंतु वाले जितने भी फंजाई होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि कंप्लीट प्लांट बॉडी में से कोई भी एक छोटा सा पार्ट होता है वो रिप्रोडक्शन के अंदर भाग लेता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अंशकाय फलित या यूकार्पिक बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 प्रकार से होता है, 3 विधियों द्वारा या 3 प्रकार से होता है। पहला होता है जिसको अपन कायिक जनन बोलते हैं, दूसरा है जिसको अपन अलैंगिक जनन बोलते हैं, और तीसरा है जिसको अपन लैंगिक जनन कहते हैं। अब कायिक जनन, इसका मतलब इस फंजाई की कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, इसका मतलब जहाँ पर किसी भी बीजाणुधानी का निर्माण नहीं हो रहा हो, यहाँ पर किसी भी तरीके की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका निर्माण नहीं हो रहा। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके अदर कंप्लीट प्लांट बॉडी से अगर वापस नई थैलस का या नई फंजाई का अगर फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तो ये प्रक्रिया कायिक जनन कहलाती है। ये कायिक जनन विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, क्लेमाइडो बीजाणु द्वारा तथा ऑर्थो बीजाणु द्वारा, ये जो विधियां हैं इनके द्वारा संपन्न होता है। तो कायिक जनन के अंदर पहला जो मेथड है, पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं विखंडन, इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। विखंडन क्या होता है, विखंडन वह प्रक्रिया है जिसके अंदर माना कि कोई भी फिलामेंट है और वो फिलामेंट है वो क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड हो जाता है। फिलामेंट है और फिलामेंट टूट गया और टूट कर क्या हो गया, छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया, और पार्ट के अंदर डिवाइड होने के बाद में जो प्रत्येक पार्ट होता है उनसे वापस नए माइसीलियम का निर्माण होता है। तो पार्ट होगा, कंप्लीट माइसीलियम है, कंप्लीट कवक तंतु है, और वो कवक तंतु छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, और प्रत्येक खंड, प्रत्येक टुकड़ा उसका वापस नए माइसीलियम का निर्माण करता है। तो इस विधि को अपन क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं या फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। दूसरी विधि यहाँ पर है द्विखंडन, या इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। अब द्विखंडन या बाइनरी फिजन क्या होता है कि पहले जैसे अपने पास क्या है, कोई सिंगल सेल है, माना कि ये सिंगल सेल है इस प्रकार से यीस्ट की, सिंगल सेल है इस प्रकार से यीस्ट।
अब इस यीस्ट की सेल ने क्या किया है, पहले तो क्या करेगी, एलोंगेशन करेगी। एलोंगेशन का मतलब अपनी साइज के अंदर इस प्रकार से क्या करेगी, वृद्धि करेगी। साइज के अंदर इस प्रकार से क्या किया है, वृद्धि किया है। वृद्धि करने के बाद में इसका जो केंद्रक है वो केंद्रक क्या करेगा, विभाजित होगा और वापस दो केंद्रकों के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अगले कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से एक केंद्रक इसमें आ जाएगा और एक केंद्रक इसमें आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, समान दो भागों के अंदर विभाजित हो जाएगा। तो अगली कंडीशन के अंदर एक कंडीशन ऐसी बन जाएगी और दूसरी ऐसी बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगी, कोई सिंगल सेल है, सिंगल सेल ने क्या किया, पहले की तो एलोंगेशन किया है, इसका मतलब दीर्घीकरण हुआ है। उसके बाद में क्या होता है, इसका केंद्रक के अंदर विभाजन होता है और फिर इनसे दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, द्विखंडन। इसका मतलब जब कोई भी कोशिका समान दो भागों के अंदर विभाजित हो जाए उसको अपन क्या बोलते हैं, द्विखंडन या बाइनरी फिजन बोलते हैं। बाइनरी फिजन सैकरोमाइसिस के अंदर पाया जाता है। तीसरा जो मेथड है उसको अपन बडिंग या मुकुलन बोलते हैं। अब बडिंग और मुकुलन की प्रक्रिया क्या होती है कि जैसे ये अपने पास यीस्ट की सेल है, क्योंकि ये सारे ये किसमें होगा है, एक कोशिका के अंदर होता है। यहाँ माना कि यीस्ट की सेल है इस प्रकार से। अब यीस्ट कैसे होती है, यीस्ट की चारों ओर पाई जाती है सेल वॉल, अंदर की ओर पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, अब यहाँ से जो बाहर की ओर सेल वॉल है वो किसी पार्ट से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी हल्की से कमजोर हो जाती है। यहाँ से क्या हो जाती है, कमजोर। और जैसे ही कमजोर होता है तो अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाता है, बाहर एक बड के रूप में निकल जाता है। जैसे इस प्रकार से यहाँ पर इसकी सेल वॉल है और यहाँ से माना कि हुआ है, यहाँ का ये जो वॉल हुई है वो क्या हुई है, थोड़ी सी कमजोर हो गई है। तो ये क्या करेगी, बाहर से इस प्रकार से बड के रूप में निकल जाएगी। और अगली कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये बड है वो धीरे धीरे साइज के अंदर क्या करेगी, वृद्धि करेगी। और फिर जैसे वृद्धि करेगी तो इसके अंदर उपस्थित जो केंद्रक है उसके अंदर क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। फिर एक केंद्रक इसमें प्रवेश करेगा, दूसरा इसके अंदर है ही। और ये कंप्लीट संरचना इस मुख्य जो संरचना है, मुख्य जो थैलस है उससे क्या हो जाती है, पृथक हो जाती है और फिर किसके रूप में काम करती है, एक इंडिविजुअल रूप से नई यीस्ट के रूप में कार्य करती है। तो अगली कंडीशन के अंदर ये तो एज इट इज इस प्रकार से रह जाएगा और उसके साथ में मैं यहाँ पर नई क्या बन जाएगी, इस प्रकार बड वाली सेल्स बन जाएगी। ठीक है, और इसकी चारों ओर फिर किसका निर्माण हो जाएगा, वॉल का निर्माण हो जाएगा और इसके चारों ओर किसका निर्माण हो जाएगा, वॉल। तो इस प्रकार की जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ से क्या निकलती है, एक हल्की सी बड नुमा संरचना निकलती है, कलिका निकलती है। और ये कलिका वापस साइज में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है और फिर आगे जाके किनका निर्माण होता है, नई थैलस का निर्माण होता है। तीसरा जो है इसको बोलते हैं क्लेमाइडो बीजाणु। अब क्लेमाइडो बीजाणु क्या होता है, देखिए क्लेमाइडो बीजाणु के अंदर क्या होता है कि क्लेमाइडो बीजाणु एक्चुअली गोल संरचना है और भित्ति युक्त संरचना है। गोल भित्ति युक्त संरचना है जिसके अंदर स्टोरेज फूड पाया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यहाँ पे कोई भी इस प्रकार से कोई फिलामेंट है, इस प्रकार से कोई फिलामेंट है। अब क्या होता है, इस फिलामेंट का अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या होता है, कोई भी एक सेल है, ये सेल क्या करती है, अपनी साइज के अंदर इस प्रकार से क्या कर देती है, वृद्धि। इस प्रकार से साइज के अंदर क्या कर देगी, वृद्धि। ठीक है, और वृद्धि करने के बाद इसमें अंदर क्या भरा रहता है, संचित भोजन। तो बहुत सारा संचित भोजन इसके अंदर भरा रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार ये सेल भी हो सकती है यहाँ पर किनका निर्माण कर दे, इस प्रकार की संरचना का निर्माण। ठीक है, इसके अंदर भी क्या भरा हुआ है, संचित भोजन। और ये अपने चारों ओर क्या करते हैं, एक बड़ी सी वॉल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये अपनी चारों ओर का निर्माण कर दे, वॉल। ठीक है, तो इस प्रकार की जो बीजाणु लाइक स्ट्रक्चर बनी है इसको अपन बोलते हैं क्लेमाइडो बीजाणु। और ये क्लेमाइडो बीजाणु जब यहाँ से पृथक हो जाते हैं तो वापस नए जो कवक होते हैं, नए फंजाई होते हैं, उनका क्या करते हैं, निर्माण, यानी नए थैलस का निर्माण करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, क्लेमाइडो बीजाणु कहलाता है। लास्ट है अपने पास ऑर्थो बीजाणु, या इसको ऑर्थोस्पोर या ऑइडिया बोलते हैं। ऑइडिया क्या होते हैं कि सामान्यतः अपने पास माना कि कोई फिलामेंट है, कवक तंतु इस प्रकार से, इस प्रकार से कोई कवक तंतु है। और कवक तंतु कैसे हैं, सेप्टेड है, सबके अंदर क्या पाया जाता है, सेप्टा पाया जाता है। ठीक है, अब क्या हो जाए, अगली कंडीशन के अंदर ये जो प्रत्येक सेप्टा के अंदर यहाँ पर सेल है, ये क्या है, सेल। अगली कंडीशन के अंदर क्या हो जाए, ये कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक होने लगे। तो अगली कंडीशन के अंदर क्या हो जाए कि प्रत्येक सेल है अपने सेप्टा वाला स्थान से क्या हो जाए, पृथक हो जाए। ठीक है, सेप्टा वाले स्थान से क्या होने लगे, यहाँ से पृथक होने लगे।
तो यहाँ पर सेप्टा वाले स्थान से यहाँ से अलग हो जाएगी, यहाँ से अलग हो जाएगी, और प्रत्येक कोशिका है एक बीजाणु की तरह कार्य करती है, और इस बीजाणु को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थो बीजाणु या ओइडिया कहते हैं। इसको ऑर्थो बीजाणु या ओइडिया कहते हैं। तो ये जो होता है ये अपने पास कौन सा रिप्रोडक्शन है, ये कायिक जनन है। कायिक जनन के द्वारा, इन विधियों द्वारा क्या होता है, इसके अंदर जनन होता है। दूसरा अपने पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। अब यहाँ पर अलैंगिक जनन है वो दो विधियों द्वारा होता है। एक होता है स्पोरेंजियम या धानी बीजाणु, और दूसरा होता है कॉनिडिया द्वारा। अब ये धानु बीजाणु क्या होता है, कॉनिडिया क्या होता है, समझाता हूँ। देखिए, हालांकि कॉनिडिया और यहाँ पर जो बीजाणु होते हैं उनके अंदर ज्यादा अंतर नहीं होता। देखिए क्या होता है, अब धानी बीजाणु का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर एक गोल बीजाणु धानी का निर्माण होता है। ये बीजाणु सवृंत भी हो सकती है, अवृंत संरचना। यह सवृंत संरचना होती है और ये एक विशेष एक फिलामेंट के ऊपर उपस्थित रहती है जिसको बोलते हैं बीजाणु धानी धर। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इनका माइसीलियम है, और इस माइसीलियम से यहाँ से ऊपर की ओर जो संरचना निकली है इसको बोलते हैं बीजाणु धानी धर, स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। और इस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर, इन दोनों के ऊपर देखिए सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैली सदृश संरचना होती है, इसको बोलते हैं बीजाणु धानी। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाती है, बीजाणु धानी। और इस बीजाणु धानी के अंदर अनेक केंद्रक होते हैं, और इस बीजाणु धानी इसके अंदर अनेक केंद्रक हैं, और इसके अंदर क्या है, संचित भोजन है और कोशिका द्रव्य है। तो इनका जो संचित भोजन और कोशिका द्रव्य है वो अनेक एक केंद्र के खंडों के अंदर विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक खंड से आगे बीजाणु बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो, इसको क्या बोलते हैं, धानी बीजाणु। इसके अंदर जो बीजाणु बनेंगे वो बीजाणु दो प्रकार के हो सकते हैं। इन बीजाणु के ऊपर कशाव उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर इन बीजाणु धानी के ऊपर, इन बीजाणुओं के ऊपर कशाव उपस्थित है, फ्लैजिला उपस्थित है, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएंगे, चल बीजाणु। यहाँ पर बीजाणु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है अचल बीजाणु, दूसरा होता है चल बीजाणु। अचल बीजाणु जिस बीजाणु धानी के अंदर बनेंगे उसको बोलते हैं अचल बीजाणु धानी, और चल बीजाणु जिस बीजाणु धानी के अंदर बनेंगे उसको बोलेंगे चल बीजाणु धानी। दोनों के अंदर क्या है, अंतर क्या है कि यहाँ पर इनका क्या बीजाणु धानी धर है, अब ये क्या बनाएगा, यहाँ पर इसको कॉल्यूमेला बोलते हैं, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ये क्या है, बीजाणु धानी। अब इस बीजाणु धानी के अंदर अनेक केंद्रक हैं, संचित भोजन है, और इनका जो कोशिका द्रव्य है वो अनेक एक केंद्र की खंडों के अंदर क्या हो जाएगा, विभाजित, और उसके अंदर असंख्य क्या बन जाते हैं, यहाँ पर बीजाणु बन जाते हैं। पर ये बीजाणु मोटाइल नहीं होते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अचल बीजाणु बोलते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ की बीजाणु धानी और इस बीजाणु धानी के अंदर बहुत सारे केंद्रक होते हैं, यहाँ पर लिमिटेड मात्रा के अंदर बीजाणु बनते हैं, और यहाँ पे बीजाणु है, इस बीजाणु के ऊपर क्या होता है, फ्लैजिला उपस्थित है। इसका मतलब ये मोटाइल होते हैं, और जो मोटाइल प्रकार के बीजाणु उसको बोलते हैं चल बीजाणु, और ये चल बीजाणु जिस बीजाणु धानी के अंदर उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं चल बीजाणु धानी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या होती है, बीजाणुओं का निर्माण एक क्लोज सर्कल के अंदर होता है, एक क्लोज कंपार्टमेंट के अंदर होता है, एक बंद संरचना के अंदर, जिसको अपन बीजाणु धानी बोलते हैं। तो ये होता है बीजाणु धानी। परंतु कॉनिडिया के अंदर क्या होता है, कॉनिडिया के अंदर किसी भी तरह की बीजाणु धानी नहीं होती। अभी तक ये भी थोड़ा एक विवाद की बात है कि ये कॉनिडिया और बीजाणु धानी लगभग एक समान होते हैं। तो कॉनिडिया जस्ट इक्विवेलेंट टू स्पोरेंजियम, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पर अपने पास एक फिलामेंट है, और इस फिलामेंट ने ऊपर उधर की ओर क्या किया है, इस प्रकार की संरचना का निर्माण किया है, जिसको अपन कॉनिडियोफोर बोलते हैं, कॉनिडियम धर बोलते हैं। अब ये कॉनिडियम धर बाहर कर क्या करते हैं, इस प्रकार की छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जिसको प्रांगुल बोलते हैं। और इस प्रांगुल की ऊपरी कोशिका, अब होता क्या है, कॉनिडिया का निर्माण कैसे होता है, देखिए कि माना कि ये प्रांगुल है, ठीक है, ये प्रांगुल। अब इस प्रांगुल के ऊपर वाला सबसे क्या होगा, ऊपर वाला यहां से क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होता है, एक संकीर्ण उत्पन्न होगा। अब संकीर्ण उत्पन्न होगा क्या हो जाएगा, इस प्रकार की संरचना का निर्माण हो जाएगा, संकीर्ण उत्पन्न होगा, इस प्रकार की संरचना का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की ये क्लोज स्ट्रक्चर पूरी की पूरी ये क्या कहलाएगी, कॉनिडिया कहलाएगी। फिर नीचे की और कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होगा, इस प्रकार की संरचना बन जाएगी, फिर इस प्रकार की बन जाएगी, और फिर इस प्रकार की संरचना बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार का निर्माण होता है किसका, कॉनिडिया का। यहाँ पर देख रहे हैं आपको बहुत सारे कॉनिडिया लगे होते हैं, और ये कॉनिडिया कैसे होते हैं, क्योंकि कॉनिडिया का निर्माण बिल्कुल फिलामेंट के शीर्ष भाग से होता है, बाहर की ओर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस ओरिजिन बोलते हैं। और इसके अंदर बीजाणु का निर्माण बीजाणु धानी के अंदर होता है, इसको क्या बोलते हैं, एंडोजीनस ओरिजिन बोलते हैं। तो बीजाणु जो होते हैं वो एंडोजीनस होते हैं, अंतर्जात होते हैं, और कॉनिडिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं और बहिर्जात होते हैं। ठीक है, इसका मतलब सीधे ही तंतुओं के ऊपर इनका निर्माण होता है।
सीधे फिलामेंट है, उनके ऊपर इनका क्या होता है, निर्माण होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉनिडिया बोलते हैं। और बीजाणु होते हैं वो बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो ये होता है अलैंगिक जनन। तीसरा अपने पास है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंदर सामान्यतः 3 फेज होते हैं, 3 प्रोसेस होते हैं। लैंगिक जनन जिसके अंदर क्या होता है कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, दोनों के अंदर क्या होते हैं, गैमेट बनते हैं। एक मेल गैमेट बनेगा, दूसरा फीमेल गैमेट बनेगा, और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के फ्यूजन के द्वारा यहाँ पर द्विगुणित अवस्था जो स्थापित होती है। तो इस प्रकार के जो गैमेट का आपस में फ्यूजन होना क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। अब इस लैंगिक जनन के अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का क्या मतलब हो गया कि माना कि अपने पास इस प्रकार से कोई भी गैमेट उपस्थित है, माना कि ये कोई गैमेट है, ये कैसा है, मोटाइल गैमेट। ठीक है, इस गैमेट को मैंने प्लस स्ट्रैंड नाम दे दिया है। ठीक है, दूसरा गैमेट मेरे पास उपस्थित है, ये वाला। ठीक है, ये भी कैसा है, मोटाइल है, इसके अंदर भी केंद्रक है, इसके अंदर भी क्या है, केंद्रक है, और इसको मैंने बोल दिया है माइनस स्ट्रैंड। ठीक है, दो यहाँ पर क्या उपस्थित है, गैमेट उपस्थित है। अब ये गैमेट क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब इस दोनों गैमेट का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर 2 गैमेट फ्यूज हो गए, माना इस युग्मक का क्या हो रहा है, संलयन हो रहा है। अब जैसे युग्मक संलयन होगा तो यहाँ पर जाइगोट बनने तक इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है, पहले जैसे फ्यूजन हुआ है तो इन दोनों का जो कोशिका द्रव्य है, इन दोनों का जो कोशिका द्रव्य है एक दूसरे के क्या आया है, संपर्क में आया। तो दोनों गैमेट के फ्यूजन होने पर पहले उन युग्मकों का जो कोशिका द्रव्य है वो आपस में क्या होता है, फ्यूज होता है, संलयित होता है। और इस प्रकार इसके अंदर कोशिका द्रव्य के फ्यूज होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्लाज्मोगेमी कहलाती है। क्या कहलाती है, प्लाज्मोगेमी, या इसको कोशिका द्रव्य संलयन कहते हैं। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, दोनों का कोशिका द्रव्य फ्यूज होगा। अगली कंडीशन के अंदर को कौन सी स्टेप है, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जैसे इस प्रकार से ये वाला गैमेट था और सामने वाला इस प्रकार से, ये दोनों गैमेट फ्यूज हो गए, प्लाज्मोगेमी की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। अब क्या होगा, इन दोनों के जो गैमेट है, दोनों गैमेटों के जो केंद्रक हैं वो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। ये है दूसरा कंडीशन, क्या है ये, और ये दोनों आपस में अब क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो पहले के अंदर कोशिका द्रव्य आपस में फ्यूज हो रहे थे और दूसरे के अंदर इनके केंद्रक फ्यूज हो रहे हैं। तो इसकी केंद्रक के फ्यूजन की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, कैरियोगेमी कहलाती है, या इसको केंद्रक संलयन बोलते हैं। ठीक है, और अब क्या होगा कि यहाँ पर अगुणित केंद्रक था, ये भी अगुणित केंद्रक है, और अगुणित केंद्रक आपस में फ्यूज हो गए। यहाँ पर द्विगुणित केंद्रक का क्या किया है, निर्माण किया है। 2n स्टेप जिसको अपन जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट अवस्था का क्या किया है, निर्माण किया है। अब इस जाइगोट के अंदर क्या होता है, अगली कंडीशन के अंदर मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद में वापस ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो बनी थी जिसके अंदर 2n स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, वापस ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर स्थापित हो जाएगी। यहाँ पर छोटे छोटे इस प्रकार की संरचना बन जाएगी। तो प्रत्येक के अंदर केंद्रक जो होगा वो कौन सा होगा, अगुणित। तो तीसरी स्टेप कौन सी है, मियोसिस। इसके अंदर क्या होगा, अभी मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद में यहाँ पर कौन सी स्टेज बन जाएगी, यहाँ पर मिल जाएगी वापस अगुणित प्रावस्था स्थापित हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया क्या लगती है, मियोसिस। यहाँ पर 3 स्टेप हो गए, पहला हो गया प्लाज्मोगेमी, दूसरा हो गया कैरियोगेमी, और तीसरा होता है मियोसिस। अब क्या होता है, प्रकार। लैंगिक जनन की कितने प्रकार के, लैंगिक जनन सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। जिस प्रकार से एल्गी के अंदर भी ये होता है। समयुग्मकी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर फ्यूज होने वाले दोनों गैमेट आकारिकी रूप से, कार्यिकी रूप से और आकृतिकी रूप से, तीनों रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। इसका मतलब दिखने में भी एक जैसे हैं, कार्य भी एक जैसा होगा, और उनकी शेप जो होगा वो भी क्या होगा, एक। तो ऐसे गैमेट जब आपस में क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, समयुग्मकी या आइसोगैमेट टाइप का क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर फ्यूजन होने वाला, यहाँ पर संलयित होने वाला दोनों गैमेट आकृति के रूप से, आकारिकी रूप से और कार्य के रूप से क्या होते हैं,
समान होते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, समयुग्मकी बोलते हैं या आइसोगेमी बोलते हैं। दूसरा कौन सा है, एन आइसोगेमी या इसको असमयुग्मकी बोलते हैं। तो इसके अंदर फ्यूज होने वाले गैमेट होते हैं वो क्या होते हैं, आकृति के रूप से अलग होते हैं। सॉरी, आकृति के रूप से क्या होता है, समान होता है, परंतु उनका जो साइज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब एक दिखने में तो क्या होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा, परंतु एक छोटा होगा, दूसरा क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर साइज के अंदर क्या होता है, डिफरेंट। मतलब फ्यूज होने वाले दोनों गैमेट हैं वो एक दिखने में तो एक जैसे होंगे, परंतु एक छोटा होगा और एक कैसा होगा, बड़ा होगा। इस प्रकार के गैमेट आपस में फ्यूज हो जाए उसको अपन क्या बोलते हैं, असमयुग्मकी लैंगिक जनन बोलते हैं। तीसरा होता है विषम युग्मकी। विषम युग्मकी का मतलब लैंगिक जनन के अंदर भाग लेने वाले दोनों गैमेट होते हैं वो आकारिकी, कार्यकी और आकृति के रूप से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं तीनों के अंदर। जैसे इसके अंदर जो मेल गैमेट होता है, नर युग्मक होता है, वो कैसा होता है, बिल्कुल छोटा होता है और ज़्यादा सक्रिय होता है, ठीक है। और इसके अंदर मादा युग्मक जो होता है वो क्या होता है, कम सक्रिय होता है और साइज में कैसा होता है, बड़ा होता है। तो इस प्रकार के जो रिप्रोडक्शन है उसको क्या बोलते हैं, विषम युग्मकीय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर गैमेट के फ्यूज होने की मेथड कौन कौन से, उसको अपन बोलते हैं लैंगिक जनन की विधियां। इसका मतलब यहाँ पर लैंगिक जनन होगा तो उनकी कौन कौन सी विधियों के द्वारा हो सकता है। पहला है चल युग्मकी संलयन। चल युग्मकी संलयन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर जैसे दो इस प्रकार से क्या है, गैमेट है, ठीक है, कैसे है, मोटाइल गैमेट है, और दो गैमेट आपस में क्या हो गए, यहाँ पर फ्यूज हो गए, ठीक है। तो चल युग्मकी मतलब दो मोटाइल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाए और उसके बाद में कौन सी अवस्था शुरू हो जाए, जाइगोट। इसको क्या बोलते हैं, चल युग्मकी संलयन। दूसरा होता है युग्मकधानी संपर्क। युग्मकधानी संपर्क के अंदर क्या हो गया कि माना कि अपने पास कोई भी युग्मकधानी है, माना कि ये कौन सी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। अब इस युग्मकधानी के पास में ये कौन सी है, मादा युग्मकधानी है, और इसके पास में माना के निर्माण हो गया यहाँ पर इस प्रकार से नर युग्मकधानी, ठीक है। ये मादा युग्मकधानी और ये नर युग्मकधानी एक दूसरे से कांटेक्ट में आएगी। अब कैसा है, संपर्क में आएगी, परंतु इनका फ्यूजन नहीं होता, संलयन नहीं होगा। तो क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है कौन सी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाली, ये अंदर की ओर एक ट्यूब का निर्माण करता है, ठीक है, एक ट्यूब का निर्माण करता है और इस ट्यूब के द्वारा इसके केंद्र को इसकी इस तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब या फर्टिलाइजेशन निषेचन नलिका भी बोलते हैं, ठीक है, या जर्म ट्यूब भी बोलते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा इसके केंद्र को यहाँ तक पहुंचाने का कार्य करेगा और इसके बाद में ये केंद्र और ये केंद्र दोनों फ्यूज होकर किनका निर्माण करेगा, जाइगोट का निर्माण करेगा। यहाँ पर दोनों युग्मकधानियां एक दूसरे से क्या हो रही है, कांटेक्ट में आ रही है। तीसरी कंडीशन क्या है, युग्मकधानी संलयन। युग्मकधानी संलयन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर दोनों युग्मकधानियां आपस में क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। दोनों युग्मकधानियां आपस में क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। जैसे एक है, ठीक है, तो माना कि एक युग्मकधानी ये है, दूसरी क्या है, ये, ठीक है। तो इसको अपन बोल देते हैं प्लस स्ट्रैंड नाम देते हैं, इसको माइनस, ठीक है, नर या मादा। अब दोनों युग्मकधानियां क्या हो जाएगी, यहाँ पर फ्यूज हो जाती है। ये कंप्लीट युग्मकधानी यहाँ पर क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। अब जिससे इनके दो केंद्रक आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर युग्मकधानियां दोनों अलग अलग प्रभेद की युग्मकधानियां कंप्लीटली क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है और फिर इनका निर्माण करती है, जाइगोट का निर्माण करती है, जाइगोस्पोर का निर्माण करती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, युग्मकधानीय संलयन बोलते हैं। तीसरा होता है अचल पुंगणु युग्मन। अचल पुंगणु युग्मन एक्चुअली पाया जाता है ये एस्कोमाइसीट्स के मेंबर के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो मेल गैमेट होते हैं ये मुक्त शाखाओं पे बनते हैं, इसको स्पर्मेशिया बोलते हैं। जैसे जिस प्रकार से ऑइडिया बनता है ना, उसी प्रकार इसके अंदर क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं, ठीक है। माना कि ये क्या है, इस बार यहाँ पर इनका कवक तंतु है और इस कवक तंतु के ऊपर इस प्रकार से क्या बनते हैं, इसके अंदर पुंगणु बनते हैं। ये पुंगणु कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, अचल होते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट शाखाओं के ऊपर, इसका मतलब इसके अंदर किसी भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का एक विशेष निर्माण नहीं होता है। इसके अंदर क्या बनते हैं, इस प्रकार की संरचना, जिसको मेल गैमेट बोलते हैं, इसको स्पर्मेशिया या पुंगणु बोलते हैं। अब ये स्पर्मेशिया क्या होगी, एक दूसरे एक ग्राही तंतु के ऊपर, दूसरा क्या होगा, कोई ग्राही तंतु होगा उसके ऊपर पहुंचेगा, ठीक है, और इस ग्राही तंतु से पहुंचकर यहाँ पर क्या करता है, जाइगोट का निर्माण करता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के फ्यूजन को अपन क्या बोलते हैं, अचल पुंगणु युग्मन या इसको
अचल कोमल युग्मन कहते हैं, या इसको बोलते हैं स्पर्मेटिंजिम बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट है वो कौन सा है, कायिक युग्मन है। कायिक युग्मन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर किसी भी तरह की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण नहीं होता, ठीक है। नर लैंगिक संरचना या मादा लैंगिक संरचना का निर्माण नहीं होता है। इसके अंदर कुछ कोशिकाएं होती है जो क्या करती हैं, गैमेट की तरह कार्य करती है। इनकी जो कायिक कोशिकाएं हैं वो गैमेट की तरह कार्य करती है और ये फ्यूज होकर वापस जाइगोट का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। तो ये था आज की क्लास के अंदर रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई के अंदर इस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे कल। थैंक यू।